गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? करें स्टार्ट। आज हमें रिवीजन करना है किसका? चैप्टर नंबर हाँ 5th का। और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो केवल, और एक्शन नहीं करते, मतलब एक्शन नहीं लेते, और एक्शन लेते हो लेकिन विदाउट प्लानिंग के करते हो। तो दोनों सिचुएशन में हमें क्या मिलने वाली है? फेलियर मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद, यानी कि प्लानिंग को परफॉर्म करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन काफी जरूरी हो जाता है। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हमारे प्लान्स हम सक्सेसफुली क्या कर पाए? इम्प्लीमेंट कर पाए, देन उन्हें फिर क्या कर पाए? अचीव कर पाए। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग की। थर्ड वाले की बात करते हैं पहले बच्चों। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? जल्दी से बोलो। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलता हूँ अदरवाइज तो समझाने जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन आगे and assign each group to a manager with necessary authority and establishing authority relation among them। ठीक है, वापस से बोलो, यही वाली को वापस से बोलो। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन to a manager with necessary authority and establishing authority relation among them। सेकंड वाली बताओ। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है? शुरुआत करती है किसकी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान की। ठीक है, फिर एंड बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज for the attainment of organizational goals। First one is organizing the and integrates both। It is a process wherein बोलो। हाँ, जहाँ पे हम क्या करते हैं बोलो। अरे फर्स्ट वाली बोलो ना। हाँ, जहाँ पे किसको कोऑर्डिनेट किया जाता है? ह्यूमन के एफर्ट को असेंबल किया जाता है और दोनों को कंबाइन किया जाता है ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वैसे भी मैं समझा रहा हूँ, मैं तो जस्ट क्या करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। अच्छा, फाइनली 3 डेफिनेशन हम देख चुके हैं अलग अलग ढंग से। अब इधर देखो बच्चों, जो ऑर्गेनाइजिंग है, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि एक जरिया है या एक तरीका है अपने प्लान्स को, बोलो ना, अपने प्लान्स को एक्शन में लेके आने का एक तरीका है ऑर्गेनाइजिंग। बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं, है ना, वेदर वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। ठीक है ना, और भी कॉन्सेप्ट हम सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, इस तरीके के कॉन्सेप्ट क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। मेनली इस चैप्टर में हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा है भाई। तो फंक्शन या तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, फंक्शनल में भी, सॉरी स्ट्रक्चर में भी फंक्शनल और डिविजनल। ठीक है, देन हमने किसके बारे में पढ़ा है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और 3 कॉन्सेप्ट हमने इंडिपेंडेंटली पढ़े, डीओए, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के आजू बाजू वाले कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने प्लान को किस में लेके आते हैं? एक्शन में लेके आते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग, और ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? ऑर्गेनाइजिंग के। तो ऑर्गेनाइजिंग आपकी हेल्प करता है आपके प्लान्स को किस में कन्वर्ट करने में? एक्शन में कन्वर्ट करने में। और फाइनली आउटकम क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें आउटकम में मिलती है। ठीक है, बात करते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट वन इज काम को आइडेंटिफाई करना है, देन डिवाइड करना है। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, या जिसे डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं, है ना, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। यहाँ पे सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है या अनरिलेटेड एक्टिविटीज को,
मतलब रिलेटेड को या अनरिलेटेड को, रिलेटेड को किसमें, एक डिपार्टमेंट में। फिर फाइनली थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, उस डिपार्टमेंट को क्या कर देंगे, उस ग्रुप को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे किसी एक बंदे को। ठीक है ना। मुझे बताओ डिपार्टमेंटेशन किसके बेसिस पे कर सकते हैं, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। डिपार्टमेंटेशन किस किस के बेसिस पे कर सकते हैं हम, एरिया के बेसिस पे कर सकते हैं, कस्टमर के बेसिस पे कर सकते हैं, फंक्शंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या चीज, वेरी गुड, लोकेशन मैंने बोल ही दिया वो शुरू में कि एरिया के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, अपनी जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, या जो डिपार्टमेंटेशन है वो कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर थर्ड में हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अच्छा, असाइन किसके बेसिस पे करेंगे, मतलब किसी बंदे को काम सौंपना है, किसके बेसिस पे सौंपेंगे, हाँ बोलो, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे फैक्टर हमें कंसीडर करने चाहिए। और फाइनली बच्चों क्या है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो हमने काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड भी कर दिया, उसे ग्रुप भी कर दिया, देन असाइन भी कर दिया, और फाइनली अभी ये बताना है हु इज टू रिपोर्ट टू होम, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे हमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कम ऑन जल्दी से बोलो। ए रोज डीपी चेंज करता है, ए रोज, ए रोज, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो चीजें हमारे कंट्रोल में रहती है, हमें पता होता है। अभी बच्चों में और आपको, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, अभी कुछ और पॉइंटर दे सकता हूँ आपको मैं। ठीक है, कैसे कि बच्चों हमें ये पता पड़ेगा कि हमें किस टाइम पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, किस टाइम पे इनफॉर्मल रखना है, और दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ठीक है ना। तो चीजें हमारे कंट्रोल में रहेगी, किस में रहेगी, कंट्रोल। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा है ना डोमिनेंसी रहेगी, चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, बशर्ते हमने किसको परफॉर्म किया हो, ऑर्गेनाइजिंग को। मैं टॉपिक ही तो वही पढ़ा रहा हूँ ना, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की तो हम क्या देख रहे हैं, इंपोर्टेंस देख रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया ए रोज, आर फॉर रिलेशनशिप, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अभी चौथे स्टेप में हमने देखा बच्चों कि हम वहां पे ये एस्टेब्लिश करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता होता है कि मेरे को क्या काम करना है, किस करके किसको बताना है, आगे का काम मेरे को कौन असाइन करेगा, ये सारी चीजें पहले ही क्लियर होती है। ठीक है ना। ए रोज डीपी चेंज करता है, आर हो गया, ओ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। देखो ये तो बहुत नॉर्मल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, मैनेजमेंट कर ही हम इसलिए रहे हैं। देखो मैनेजमेंट का बच्चा ऑर्गेनाइजिंग है, और मैनेजमेंट हम करते हैं इसलिए ताकि हमारे रिसोर्स, ताकि हम क्या कर सके, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है। वैसे इसने बोल दिया यहाँ पे कि ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और इससे क्या भी अवॉइड कर सकते हैं हम, ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन को भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ना। ए रोज, एस आ गया, एस, एस फॉर स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ। सारे बच्चों को पता है, स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हो, और स्ट्रक्चर में हमें दो तरीके, दोनों ही स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के हमें स्पेशलाइजेशन होते हैं। एक में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, और एक में डिविजनल स्पेशलाइजेशन होता है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिटेल में जब मैं उसकी एडवांटेज पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे देख लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है ई, ए, ए रोज है ना, रोज का लास्ट आ गया ना ई, ई फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मेरे को नए प्रोडक्ट ऐड ऑन करने हैं, मेरे को अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, तो कर सकते हैं हम, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर मॉडिफाई नहीं करना, कोई दूसरे प्रोडक्ट के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये हमारे किस में हेल्प करती है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ए रोज डीपी, डीपी एक साथ है, डीपी बोले तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन में हम क्या करते हैं बताना थोड़ा, अथॉरिटी शेयर करते हैं किसके साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ अथॉरिटी शेयर करते हैं, तो उसको वो काम करना आता है जो सुपीरियर कर रहा है, देन उससे इसको क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये वही बोल रहा है, ए रोज डीपी चेंज करता है। फाइनली बैक टू बैक चिपक के हेडिंग बोल सकते हो क्या, हाँ जी, ए रोज डीपी चेंज करता है। ए फॉर, सुनो पहले इतना इतना बोलना, एक एक वर्ड बोलना, सेकंड गो में पूरी की पूरी हेडिंग बुलवाऊंगा आपको। ए फॉर, आर फॉर, ओ फॉर, एस फॉर, ई फॉर
डी एरोज डीपी, डीपी फॉर, ये कीवर्ड्स माइंड में आने चाहिए, हेडिंग अपने आप बन जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो, आर बोले तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑफ फॉर ऑप्टिमल, एस फॉर, ई फॉर एक्सटेंशन, डीपी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। बात समझ में आती है? अच्छा एक और रहेगी ए, अच्छा चेंज रहेगी, अब मैंने चेंज को छोड़ दिया। एरोज डीपी चेंज करता है, हेल्प टू चेंज। तो बच्चों हमारे को ना चेंज करने में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। किसकी हेल्प से? ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। कैसे मिलती है? हम अपनी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं और उसको मैच करा सकते हैं किससे? बिजनेस एनवायरनमेंट से, है ना। जैसे एनवायरनमेंट की नीड है वैसे हम अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग चेंज में भी क्या करती है? हेल्प करती है। तो ए रोज डीपी चेंज करता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज अ फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है इन विच मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ये क्या शो करती है? पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। किसके बीच में? या किसके बीच में? पीपल, पीपल तो बोली थी आपने, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में बताती है ये रिलेशनशिप, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर हमारी कैसी होनी चाहिए बच्चों? डायनेमिक होनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को क्या कर सके? चेंज कर सके। किसके अकॉर्डिंग? हाँ, इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज शुरुआत में सारा काम हम ही परफॉर्म कर लेते हैं, एक्टिविटीज का लेवल कम होता है, लेकिन एक टाइम के बाद पर जाकर के एक्टिविटीज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में हम सारी चीजें संभाल नहीं पाएंगे, तो देन हमें क्या ही बनानी पड़ेगी? स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, इसको बनाया कैसे जाता है बच्चों? बोलो ना। इसको ये बन जाती है, पहले तो बताओ बन जाती है कि बनानी पड़ती है? कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाते हैं हम? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? ये वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं जिनको एक सुपीरियर इफेक्टिवली क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। अगर वो ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है तो स्ट्रक्चर फ्लैट होएगी, कम लोगों को मैनेज करेगा तो स्ट्रक्चर टॉल होएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है बच्चों? हाँ, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनको इफेक्टिवली एक सुपरवाइजर डील कर सकता है। Can we say that the upper portion of the structure is created by the span of management and the lower portion is created by the span of control? Because supervisor निचले स्तर पे आता है, वो किसको मैनेज करने की बात कर रहा है? वो वर्कर को मैनेज करने की बात कर रहा है। That's why बच्चों इस तरीके से हमारा ये करके यहाँ पे मतलब ये टॉपिक क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अभी फाइनली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारी स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है? दो टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है हमारी, एक फंक्शनल और दूसरी डिविजनल। अच्छा मुझे बताओ फंक्शनल में हम क्या करते हैं? टू डिवाइड द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन। जो बड़ी एक्टिविटीज होती है जिसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, टू बी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जब हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं पार्ट में, देन जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो फंक्शनल बन के आती है। कौन सी बन के आती है? यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। बोलो हाँ। तो फिर फंक्शंस के अकॉर्डिंग। फंक्शंस बोले तो जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया आपका। तो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बड़ी बड़ी कंपनी में अलग डिपार्टमेंट होते हैं इनके, तो इनके अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा सुटेबिलिटी बताओ। सुटेबिलिटी, इसकी सुटेबिलिटी का मतलब कहाँ पे सुटेबल रहेगी स्ट्रक्चर? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या हो? लार्ज हो, जब हमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी हो, और जब हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए हो। किसमें? फंक्शंस में। किसमें? फंक्शंस में। ये डायग्राम है उसका, एडवांटेज पे जाते हैं। स्पेशलाइज्ड सीआईडी ट्रेनिंग कैन डेवलप स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइजेशन। कौन सा स्पेशलाइजेशन? जब हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा है एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, उन्हीं को बार बार परफॉर्म करेंगे, रेगुलरली परफॉर्म करेंगे, तो हमें उनमें स्पेशलाइजेशन होगा, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, स्पीड बढ़ेगी। यस और नो? तो ये है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइज्ड सीआईडी, सी फॉर कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल
एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। यहाँ पे हमारा कंट्रोल रहेगा और कोऑर्डिनेशन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विद इन द डिपार्टमेंट। कहाँ पे, विद इन द डिपार्टमेंट, बिकॉज एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसा काम परफॉर्म करने वाले लोग हैं, तो कोऑर्डिनेशन बनाना क्या हो जाएगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा। अच्छा, स्पेशलाइज्ड सी आई, आई फॉर इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये किसको इम्प्रूव करती है, फर्स्ट वाली हेडिंग का कनेक्शन है उससे, थर्ड वाली से। जब हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, अभी मैंने बोला था, एक लाइन बोली थी, गलती होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, स्पीड बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, प्योर प्योर हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। स्पेशलाइज्ड CID, डी फॉर अवॉइड, एक काम दोबारा नहीं होगा, जिस डिपार्टमेंट को जो काम मिला है वो वही करेगा। स्पेशलाइज्ड CID, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ईज इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना क्या होएगा, ईज मतलब इजी होएगा, बिकॉज एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही जैसे लोग हैं और उन्हें उसी के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, ट्रेन करना है, बाकी दूसरे फंक्शन की उन्हें कुछ उनसे कोई चर्चा भी नहीं करनी है, तो हमारे लिए क्या रहता है, इजी रहता है। स्पेशलाइज्ड CID ट्रेनिंग कैन डेवलप अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन, है ना भाई। मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम सबका डिपार्टमेंट है, तुम अपने अपने पे ध्यान लगाओगे कि दूसरे वाले पे, तो प्रॉपर अटेंशन रहेगा फाइनली बच्चों। यस और नो, स्पेशलाइज्ड CID ट्रेनिंग कैन डेवलप, डिसएडवांटेज यही बता दो मेरे को इसकी, CID का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर है, CID का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर, टी फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गुटम गुट रहती है किसकी, मतलब डिशुम डिशुम रहती है किसकी, अरे आपस में, अरे नमन भैया यार कैसी बात कर रहे हो आप, अभी तो बोल रहे थे कि इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेटा वो विद इन डिपार्टमेंट होता है, किसमें होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें साइमल्टेनियसली क्या भी तो करना है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी तो हमें ट्यूनिंग बना के चलनी है, तो ट्यूनिंग ही तो नहीं बन पाती दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, है ना। उनके साथ कुछ भी 36 का आंकड़ा रहता है, कई कई तो मैनेजर ऐसे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं सकते आमने सामने, ठीक है ना। अब कई सारी दिक्कतें रहती है, फंड्स को लेकर के दिक्कतें रहती है, रिसोर्सेज को लेकर के दिक्कतें रहती है, बाकी और भी की बन नहीं पाती ट्यूनिंग, ठीक है ना। उनके इंटरेस्ट में क्लैश आ जाता है, सोच डिफर होती है, एटीट्यूड अलग होता है सबका, तो उस तरीके से दिक्कत आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। CID का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर है, सी हो गया, आई बोले तो इनफ्लेक्सिबिलिटी। मेरे को बताओ, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को भेज सकते हो क्या आप, नहीं भेज सकते ना। अगर ओवर स्टाफिंग कहीं पे हो रखी है या और कहीं पे अंडर स्टाफिंग हो रखी है, क्या ये एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये अलग बंदा है वो अलग बंदा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि भाई फिजिक्स वाले बंदे को बोल दो चलो ठीक है अकाउंटेंसी पढ़ा के आओ तुम, ठीक है ना, ऐसे कोई ना होगा, वो अलग भाई फील्ड में ट्रेन हो रखा है, ये अलग फील्ड में ट्रेन हो रखा है, तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है। CID का डिफिकल्ट, CID, डी फॉर कोऑर्डिनेशन बनाने में क्या रहेगी, हाँ देखो मैंने वापस से फिर बोला, ऐसे वहां पे था, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते, वहां पे बोला था मैंने कि फर्स्ट वाली से थर्ड हेडिंग निकली है, यहाँ पे थर्ड वाली से कौन सी निकलती है, फर्स्ट। यार कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत होगी तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, लड़ाई झगड़े तभी तो होते हैं ना, तो सिंपल है, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। CID का डिफिकल्ट 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 डिफिकल्ट, मैंने कुछ नहीं किया जी, इसने किया है, ये मैंने कुछ नहीं किया जी, उसकी गलती है, उसने, मैंने कुछ नहीं किया जी, उससे पूछो। सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हम भी किसको, काफी मुश्किल होता है हमारे लिए भी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराना कि आपकी गलती है ना। आपको इसके लिए ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, जब जाकर के कहीं बहुत बाद में पता पड़ेगा कि किसकी मिस्टेक रही है, ठीक है ना। तो CID का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर है, कौन कौन कवर कर लिया हमने, फाइनल रह गया ना बस एक लास्ट, फंक्शनल एम्पायर। यहाँ पे ना कंपनी के इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाता है और किसके इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है, जस्ट अपने अपने डिपार्टमेंट के, यानी कि फंक्शन बन जाते, फंक्शन तो बने हमने ही बनाए लेकिन वो फंक्शनल एम्पायर बन गए, भाई मेरी कंपनी तो मेरा डिपार्टमेंट है, तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा तू तेरा देख, ठीक है ना, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी को साइड करके किसके इंटरेस्ट को प्रिवेल करा दिया जाता है, बच्चों बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, किसमें, फंक्शनल में। आज तक नहीं बताया, आज सुन लो, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि वो स्ट्रक्चर बताओ, हालांकि वो डिविजनल में भी हो जाएगा, वो किस में भी हो जाएगा, डिविजनल में भी हो जाएगा,
लेकिन वो कुछ मतलब उसके साथ में आपको वर्ड्स देगा, इस तरीके के एक्टिविटीज या मेजर फंक्शंस वगैरह कुछ करके साथ में वर्ड लगाएगा, तब जाकर के इसका प्रॉपर आंसर फ्रेम कर पाओगे आप। वो बोलेगा कि बताओ जो स्ट्रक्चर, नॉर्मली मैं आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, वो बोल रहा है कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चर ना कई बार एक प्रिंसिपल को वायलेट कर देती है फ्यूल की, तो वो प्रिंसिपल बता दो। तो प्रिंसिपल कौन सा बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसे फंक्शनल में लगाओगे तो इसकी रीजनिंग क्या होगी? फंक्शनल में लगाने की रीजनिंग ये होगी कि सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं, पूरी कंपनी को साइड में कर देते हैं। लेकिन जब भी हम इसी आंसर को डिविजनल के कंटेक्स्ट से देखेंगे तो वहां पे ऐसे देखेंगे हम, सब जो डिवीजन होती है केवल वो अपना अपना ख्याल रखती है ना, पूरी कंपनी पूरे ग्रुप की बात नहीं होती वहां पे, ठीक है ना, केवल अपने अपने प्रोडक्ट की बात होती है। तो यहाँ पे जो जनरल इंटरेस्ट है वो क्या कर दिया जाता है? जनरल इंटरेस्ट को तो शहीद कर दिया जाता है, और अडॉप्ट किसको कर लिया जाता है? इंडिविजुअल को। भाई डिपार्टमेंट का अपना इंटरेस्ट है, डिवीजन का अपना इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल, जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे क्या हो जाता है, यहाँ पे फंक्शनल पूरी हो जाती है। डिविजनल की बात करते हैं जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, बड़े प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, करने वाले हैं, देन जो स्ट्रक्चर बन के आती है बच्चों, वो डिविजनल स्ट्रक्चर बन के आती है। और डिविजनल स्ट्रक्चर बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होती है, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या? जो यहाँ पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तभी हम क्या बना रहे हैं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज भी होगी, मेजर एक्टिविटीज भी होगी, कैसे बताना? यार नमन भैया ये भी कोई बात है यार, तो सिंपल सा पॉइंट है, जब इतने सारे प्रोडक्ट है तो उनकी एक्टिविटीज भी तो होगी ना। हाँ बोलो ना। कहने का मतलब ये है, ईच डिवीजन हैज मल्टी फंक्शन इन इटसेल्फ। हर एक डिवीजन में क्या होते हैं? मल्टी फंक्शन। थोड़ा बहुत सिंपल करके बोलना इसे, हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया, पढ़ा मैं ऑलरेडी चुका हूँ, रिकॉल आपको हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आगे, हर एक जो डिवीजन है वो कैसे वर्क करती है? प्रॉफिट सेंटर के जैसे वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? प्रॉफिट सेंटर के जैसे वर्क करती है, जहाँ पे डिविजनल हेड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रॉफिट के लिए? अपने अपने प्रॉफिट और अपने अपने लॉस के लिए। बात करते हैं ये स्ट्रक्चर कहाँ पे लगेगी? बहुत सिंपल, बहुत आसान, जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो। दूसरा, जब हमें मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या करने हो? फ्यूचर में ऐड करने हो, मतलब दोनों चीजें कवर कर ली, आज बना रहे हैं या फ्यूचर में बनाने वाले हैं, ठीक है ना, बनाएंगे। और जब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हर एक बच्चे ने हमारे हर एक बच्चे ने कितना प्रॉफिट किया है, जब ये जानना जरूरी हो जाता है तो तब हम कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? डिवीजन। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई नालायक छुप के बैठा हो पूरे प्रॉफिट की आड़ में? अरे उस दिन उसको निकाला था ना, बाहर निकाला था सनग्लासेस वाले को। हाँ ठीक है ना, ये उसका डायग्राम है, इधर देख लो। देखो, टी शर्ट अलग, बैग अलग, शूज अलग, और इनके मल्टी फंक्शन अपने आप में सबके अलग अलग है जो ऊपर थे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। मतलब आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर सेफ है, बोलो ना, डिविजनल स्ट्रक्चर सेफ तो इसलिए है कि कोई छुप के नहीं बैठेगा पीछे, ठीक है ना, उसको हम निकालेंगे, निकल बाहर, बाहर निकल, ठीक है ना। मतलब बाहर निकल इन द सेंस कि अरे कोई अगर लॉस हो रहा होगा तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना उस डिवीजन को, फिर डिसीजन ले सकते हैं कि इसको एक्सपेंड करना है ना, या इसको डाइवर्सिफाई क्या करना है, उसको अभी उसको एक्सपेंड करना है, या उसको क्या करना है, खत्म ही करना है, ठीक है ना। आगे, मतलब और तो जिंदगी में काम कर ली, गोली मारना। सुनो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट मतलब एस फॉर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। अरे ऊपर भी तो था, सॉरी वो फंक्शनल था, इधर क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे किसमें हमें एक्सपर्टीज मिलेगी? हाँ बोलो ना। अरे देखो, सुनो सुनो सुनो, फंक्शनल स्ट्रक्चर वाला, जब भी हम फंक्शनल, लेट सपोज बच्चों फंक्शनल हेड को हम डिविजनल हेड बना रहे हैं, है ना, तो क्या बोलेगा? इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। लेकिन सुनो 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 सुनो, लेकिन जो डिविजनल हेड है, जो कौन है, अगर हम उसे बोले कि तेरे को फंक्शनल एक्सपर्टीज है या नहीं है, क्या वो ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा?
बिकॉज वो तो डिविजनल हेड है, उसके डाउन में तो बहुत सारी क्या आती है, एक्टिविटीज आती है, तो वो उनको हाँ बहुत सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है ना वो, बिकॉज वो तो डिविजनल हेड है, तो उसको उसके बारे में भी क्या होगी, नॉलेज नहीं होगी। वो ऐसा नमिता थापर जैसा डायलॉग नहीं मारेगा। बोलो कौन से वाला? मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलेगी। हाय हाय, इधर देखो कितना, अरे पूरे एक्सेंट में बोलेगा, है ना, मतलब नमिता थापर बन के दिखाएगा, और फिर बोलेगा इसमें क्या था। सुनो, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन समझ में आ गया क्या आपको? नेक्स्ट है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। बच्चों यहाँ पे ना जो एक तरीके से जो हमें आंसर देना है, जो फाइनल आंसर एबिलिटी होती है वो ज्यादा, वहां पे तो देखो टाल रहे थे, किससे पूछो जी, उससे पूछो, उससे पूछो। इधर बोल रहे किससे पूछे बे, किससे पूछे बे, नहीं नहीं बताना, मैं नहीं तो कौन बे तू ही है जिसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, समझा क्या? हाँ बोलो ना, मैं नहीं तो कौन बे बेसिकली क्या है, नालायक मांझा। इधर सुनो, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन को जिम्मेदार ठहराना और उससे जवाब मांगना क्या हो जाएगा हमारे लिए, आसान हो जाएगा। कैसे बचेगा वो? तुम्हारे डिवीजन को लॉस आए है, बोल दो ना कन्हैया की गलती है। नहीं नहीं बोल दो, बेरोजगारी तो आज हो रही है, नहीं नहीं बोल दो ना नेहरू की गलती है ना, उसने नहीं किया, तो दैट्स वाई हमें आज ही दिन देखना पड़ रहा है। अभी सरकार तुम चला रहे हो, कंपनी तुम चला रहे हो, तो तुम देखोगे ना कि आज के दिन पे तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 70 साल पहले कोई तो लीडर था, है ना, कोई तो वो डिविजनल हेड था, तुम बोल रहे हो उसकी गलती है, तो आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। अबे आज करंट में तो तुम हो ना, तुम बताओ, तुम जवाब दो। ठीक है, तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ए बता दो ना, कोई भी डिवीजन, मतलब कोई भी डिवीजन के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बंदा किसी दूसरे डिवीजन के उसी स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, प्रोडक्ट अलग अलग है लेकिन फील्ड तो सेम है ना। ऐसे कोई ना कि जैसे तुम आजकल पढ़ रहे हो, तो तुम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जाने के लिए पढ़ रहे हो, पर्टिकुलर कि बस मैं तो इसी कंपनी में या इसी इंडस्ट्री में जॉब करूंगा। ठीक है ना भाई, अकाउंटिंग मान ले तुम अकाउंटिंग फील्ड में जाओगे, टैक्सेशन फील्ड में जाओगे, तो काम तो हर एक ही इंडस्ट्री में होता है ना। वो बात अलग है कि किसी इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेशन के लॉ अलग लग रहे होंगे, किसी के ऊपर अलग लग रहे होंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो है ना, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। हाँ बोलो ना, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एग्जिस्टिंग बच्चे को नहीं छेड़ेंगे, एक और ले आएंगे, दूसरा चाहे तो दूसरा भी ले आएंगे, तीसरा तो चौथा पांचवा। अरे पुराने वाले को कोई दिक्कत होगी क्या? हम कितने भी प्रोडक्ट ऐड ऑन करें अपने पोर्टफोलियो में। हाँ बोलो ना, वे तो अलग के अलग हो रहे हैं ना बच्चे, जैसे ये बोल रहा है, इससे क्या मतलब है, इसे परेशान कर रहे हैं हम, है ना। उन तो और खुशी होनी चाहिए, हमारे भाई बहन आ रहे हैं समझा क्या? अरे पूरी ग्रोथ होएगी ना कंपनी की। हाँ तो जल्दी बोलो, बिना देखे बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर, मैं ये तो बोला क्या चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर सेफ है। एस फॉर, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ई फॉर, नेक्स्ट है सीआईडी। क्या है? सीआईडी। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पीछे सीआईडी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सी फॉर, यार बहुत महंगी पड़ती है, बता दो ना कैसे। अलग अलग डिवीजन बनाई है, चलो ठीक है, उनके भी अलग अलग। देखो हमारे 250 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 250 अलग अलग शहर में छोड़ रखे हैं। हमारे कितने बच्चे हैं? 250 बच्चे हैं। ठीक है ना। और देखो 250 बच्चे के, वैसे तो हम चाहते तो परचेजिंग सबकी एक ही जगह भी करा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है था, केवल बोलने के लिए है। कौन सा, मैं सारी चीजों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल बोल, मतलब इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ, शुरू वाली चीज के लिए भी। इधर बिजनेस वाइज में देखो ना, बिजनेस वाइज देखो, बिजनेस वाइज 250 बच्चे होना आम बात है, मुकेश अंबानी की नहीं है,
बोलो ना हाँ। मुकेश अंबानी की नहीं है, 250 वगैरह 250 से भी ज्यादा है। हाँ है, 250 से भी ज्यादा है। क्या टाटा साहब के बच्चे नहीं है? हाँ, अरे बिजनेस वाइज बोल रहा हूँ, उनकी तो शादी भी नहीं हुई। ठीक है ना, बिजनेस वाइज उनके छोटे बड़े मिलाकर के सारे 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है कि नहीं है? सबकी डिवीजन क्या चल रही है, अलग अलग चल रही है। हाँ बोलो ना, क्या सबके डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं है? हाँ बोलो ना, क्या उनके एम्प्लॉयज अलग नहीं है? क्या उनके रिसोर्सेज अलग नहीं है? या एक दूसरे का एसी पंखा उठा के लेके आ रहे वो? हाँ कि ना? ना नालायक, हाँ हाँ ऐसे नहीं करते। ठीक है ना, ऐसे में पैसा नहीं लगेगा, या बस वो सारी चीजें फ्री में आ जाएगी? बहुत पैसा लगेगा, कॉस्टली होती है। ठीक है ना। सी, नेक्स्ट है आई। आई फॉर, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था मैंने, केवल अपनी डिवीजन को फोकस किया जाता है, बाकी जो कंपनी है ओवरऑल कंपनी को साइड में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है? यहाँ पे भी होता है और फंक्शनल में भी होता है, बस वो वहां पे फंक्शन वाइज होता है, यहाँ पे डिवीजन वाइज होता है। नहीं, डिपार्टमेंट वाइज नहीं, डिवीजन वाइज। ठीक है ना, डिपार्टमेंट तो फंक्शन ही होते हैं ना। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल कॉन, ये तो यहाँ पे भी रहेगा डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो। क्यों? यहाँ पे मल्टी फंक्शन नहीं है। हाँ बोलो ना, लड़ाई तो ऐसे ही होगी भाई। देखो, ये बच्चे अलग अलग हो गए, लेकिन इनके बच्चे भी तो, इनके भी तो बच्चे हैं, और वो सारे एक के ही है। हाँ बोलो ना, तो आपस में तो क्या होगी? लड़ाई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में भी हो जाए कई बार। वैसे बहुत मुश्किल है, बिकॉज बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होते हैं, लेकिन ये तो इसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना, एक डिवीजन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपस में डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो रहते ही है। ये पॉइंट रिपीट था। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रिलेशनशिप के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एंड, आज तो बताइए, तो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, है ना, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली एज पर द पॉलिसी क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे काम 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 काम, जहाँ पे इंसान को इंसान इंसान समझा जाता है, वो इनफॉर्मल होता है। बड़े प्यार से काम कराया जाता है, अगर काम नहीं करोगे तो पीनल एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, किसमें? फॉर्मल में। इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ट्रेवल करती है, कैसे भी, जैसे मना रहा है वैसे ट्रेवल करती है। र्यूमर्स कहाँ पे फैलती है, सारी चीजें पता है आपको, देख लो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बन जाता है। अच्छा, एक ऐसा भी पॉइंट हो सकता है, एक बन जाता है, एक बनाना पड़ता है। बता दो कौन कैसा है? फॉर्मल बनाना पड़ता है, इनफॉर्मल, अच्छा कौन किस में से बनता है? फॉर्मल बनता है इनफॉर्मल में से, और अरे तुम फिर उल्टा हो गए। इनफॉर्मल बनता है फॉर्मल में से, समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसको कौन बनाते हैं? वर्कर। कौन? कौन किसको, फॉर्मल को कि इनफॉर्मल को? फॉर्मल को। और इनफॉर्मल को कौन बनाता है? वो अपने आप बन जाता है। किस मतलब क्या, वो वर्कर का बन सकता है या मिडिल का या टॉप का, किसी का भी बन सकता है, वो तो इनफॉर्मल तो, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, एक एक बात बताऊं क्या आपको, क्या ऐसा होगा टॉप वालों का वर्कर के साथ इनफॉर्मल बन जाएगा? टॉप वालों का वर्कर के साथ इनफॉर्मल, मुकेश अंबानी, हाँ बेटे कैसा है? ऐसे आके बोलेगा कोई वर्कर को? अरे उसको इतना खाली है क्या वो आके इनफॉर्मल बनाएगा? नहीं नहीं, इनफॉर्मल भी थोड़ा हिसाब से बनता है, अपने आजू बाजू जो होते हैं ना लोग, उन्हीं के साथ बनता है। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत गैप चल जाएगा, थोड़ा बहुत गैप चल जाएगा, ऐसे नहीं कि एक तो पूरा आसमान पे बंदा और एक बहुत लोअर लेवल पे काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं नहीं। आप थोड़ा शब्द थोड़ा सही से यूज करें, तो एक बंदा बिल्कुल निचले स्तर पे काम कर रहा है, आकर के उनमें इनफॉर्मेलिटी चल रही है, ठीक है ना। ऐसे नहीं वो जा रहा है मुकेश अंबानी के केबिन में जाके बैठ गया, काउंट उस पे सामने डेस्क पे पैर रख के बैठ गया, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। इतना इनफॉर्मल नहीं होता। सुनो सुनो सुनो, बस 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 बस, जितना समझाना था मेरे को मैंने समझा दिया। सुनो यहाँ पे, अच्छा मुझे बताओ, ज्यादा अथॉरिटी अथॉरिटी कहाँ पे प्रिवेल करती है, फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में? अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे होती है? अच्छा, जॉब पोजीशन कहाँ पे क्लैरिफाई होती है? फॉर्मल में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब क्या होती है? डिफाइंड होती है, क्लियर होती है और सबको पता होती है। और हर एक मेंबर रेस्पॉन्सिबल होता है अपने टास्क को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, बिकॉज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश ऑलरेडी होता है। और ये बच्चों सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, किसके बीच में? अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में, ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके। इसके फॉर्मल के फीचर देखो, पहला रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताया था मैंने आपको,
अरे बोलो ना, मेन 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 जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है और इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स को। बनता नहीं है, बनाना पड़ता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंस काम को दी जाती है। कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। पहला रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, तीसरा कोऑर्डिनेशन बनाता है, नेक्स्ट क्या है? बनता नहीं है, बनाना पड़ता है, पांचवा क्या चीज? हाँ, नेक्स्ट है आपका, ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है किसको? काम को, ह्यूमन एलिमेंट को कंसीडर नहीं। चलो एडवांटेज देख लेते हैं इसके। यूनिटी हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज एंड क्लैरिफाई ड्यूटी। यूनिटी बोले तो यूनिटी ऑफ कमांड। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे स्केलर चेन लगेगा, स्केलर चेन लगेगा तो इंफॉर्मेशन ऑर्डरली क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ऑर्डर एक बंदा एक को ही देगा। चांसेस यहाँ पे ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ पे दो सुपीरियर एक बंदे को क्या देंगे? ऑर्डर देंगे, बिकॉज यहाँ पे स्केलर चेन क्या होता है? अप्लाई होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी क्या हो जाता है? यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अच्छा, यूनिटी हेल्पफुल इन अचीविंग, सिंपल है पॉइंट। नेक्स्ट है यूनिटी हेल्प इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो एज इट इज हेडिंग है ना? क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना इजी होगा या नहीं होगा फॉर्मल में? ये इनफॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल में तो फिक्स ही नहीं की जा सकती। क्या वहां पे तो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते इनफॉर्मल में। तो बे जाना, क्यों बता रहा है आगे तक की बात? ठीक है ना? तू ही बना ज्यादा बड़ा नेता, ठीक है ना? कर लेंगे हम, अपने आप कर लेंगे काम, ठीक है ना? ज्यादा ऐसे क्यों बीच में उंगली क्यों कर रहा है? ठीक है ना? तो वैसा रहेगा। लेकिन फॉर्मल में इस तरह की बातें नहीं होती। फॉर्मल में जो जिसको काम मिला होता है उसको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा, और उसकी ड्यूटी है वो काम को पूरा करने की, ठीक है ना? तो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है क्लैरिफाई ड्यूटीज, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज। किसको क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, करके किसको बताना है, कौन किससे ऑर्डर लेना है, ये सारी चीजें क्लियर रहती है। तो ड्यूटी यहाँ पे क्या रहती है? क्लियर रहती है। यहाँ पे रहेगा क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट है मर ही जाता है इंसान फॉर्मल में कई बार, तो है ना? बहुत ज्यादा काम 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 रहेगा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी, ऐसा रहेगा तो इंसान मर जाएगा। डाई, डी फॉर, एक तो काम करने में क्या आती है? पूछना पड़ेगा ना बार बार। अरे भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, वो ऊपर से ऑर्डर आएंगे तब क्या करेंगे जा करके हम? वो कह रहे नहीं नहीं, हमें पता पड़ गया कि कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि भाई ठीक है कंपनी ने डिसीजन ले, लेकिन फॉर्मली अभी क्या नहीं हुआ, कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, ये कहाँ से पता चला? अरे भाई मेरे अंदर इंटरनल सोर्सेज है, मेरे को उनसे पता चल गया। भाई ठीक है तेरे इंटरनल सोर्स होंगे, लेकिन जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? मान लिया आपको इमरजेंसी में क्या लेना था? डिसीजन लेना था, नहीं ले सकते। हालांकि बाद में इन्फॉर्मेशन वही आई जो एक उस बंदे ने अपने इंटरनल सोर्स से बताई थी। कह रहे भाई अपना बंदा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक, उससे पता चल जाता, नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना? लेकिन देखो पता था हमें चीजों का कि भाई कंपनी ये वाला डिसीजन लेने वाली है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं ले पाए? एक्शन नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि फॉर्मली तो अभी आया नहीं है ना। हाँ बोलो ना। अभी तुम्हें लग रहा होगा बच्चों इस एंगल से देख रहे हैं तो इसकी डिसएडवांटेज आ रही है। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर मान लिया हमने उसकी बात पर रिलाई कर लिया, ठीक है ना, और इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं आई, तो उस केस में नुकसान भी तो हो सकता है। तो उस चीज को भी तो देखो आप, तो अगले की भी बात सही है, वो क्यों रिलाई करे इनफॉर्मल पे? वो तो फॉर्मल पे रिलाई करेगा ना, बिकॉज अभी मेल नहीं आई है, ठीक है ना? तो डिले इन एक्शन। नेक्स्ट है आई फॉर इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इंसान अपना दिमाग चलाना छोड़ देता है। भाई फॉर्मल में से जैसे बताया जा रहा है ना, वो सारी क्रिएटिविटी को, सारे टैलेंट को, अपनी आर्ट को, अपनी मैनेजमेंट को साइड में रख करके अपना दिमाग लगाता नहीं है। कह रहे अपना दिमाग घर पे छोड़ के आओ, जैसा वो बता रहे हैं वैसे वैसे एक्ट करो, ठीक है ना? तो फॉर्मल में तो इनिशिएटिव की, कोई भी नया काम करने की या काम को नए तरीके से करने की जो शुरुआत होती है, पहल होती है, इस तरह की यहाँ पे स्प्रेड क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है फॉर्मल के अंदर, ठीक है ना? डाई, ई फॉर एलिमेंट, इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट। यहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझ। ये तो देखो बेचारे कितने बोझ की तरह दब रहे हैं। हाँ बोलो ना, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, टारगेट टारगेट टारगेट, अचीव इट अचीव इट अचीव इट, ऐसे चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है ना? इंसान को इंसान समझा ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना? लोग पागलों की, सुबह जाने का टाइम है ऑफिस में, आने का कोई टाइम नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब तक बैंक वालों को पूछ के देखो ना तुम, जाने का टाइम है 10 बजे फिक्स, आने का कोई टाइम नहीं है। आज का काम अगर आज पूरा नहीं हुआ ना, आज का काम अगर आज पूरा नहीं हुआ तो बोलो ना, हाँ काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना?
चाहे कितना टाइम हो जाए। इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट। नेक्स्ट है बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रुपिंग होती है लोगों की एट द वर्क प्लेस। कहाँ पे होती है? अरे तुम्हारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहीं पे आके दोस्त बने हैं, पहले जानते भी नहीं थे। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम तो सारे एक ही स्कूल के हो, नालायक हो, है ना। तुम अदिति को जानते थे क्या? नहीं ना। तो अदिति से भी कभी आपको कॉपी वगैरह लेनी हो या कुछ इंटरेक्शन करना हो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेट सपोज अदिति कभी किसी फंक्शन में मिल जाए कहीं पे, तो तुम बातचीत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भाई अदिति और आजकल क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? छपरी इधर देगा, ही कर रहा बस, ठीक है ना। कि अदिति भाई आजकल क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, है ना। लेट सपोज कभी 10 साल बाद जाकर के मिलो आप, है ना। तो ऐसा हो कि अदिति आजकल कहाँ पे काम कर रहे हो वगैरह वगैरह। अच्छा मैं भी उधर ही, क्या है ना, उधर ही मैं भी गुड़गांव में ही प्लेस्ड हूँ, तो इस तरह की बातचीत। अभी मान लिया क्या है कि कोई बच्चा जानता ही नहीं है हम किसको, कोई हमारे यहाँ पे आता नहीं था, है ना, तुम भी नहीं जानते हो, तो तुम ऐसे एकदम से कैसे मिल सकते हो उससे? नहीं मिल सकते ना। तो ये बोल रहे हैं कि नेचुरल ग्रुपिंग होती है लोगों की, कहाँ पे ही, वर्क प्लेस पे होती है। कहाँ पे होती है? ठीक है ना। और वो क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो सोशली इंटरेक्ट भी करे, क्या भी करे, केवल काम काम ना, उसकी जिंदगी में उसके भी फ्रेंड्स वगैरह हो, ठीक है ना, किसी को किसी से बोल सके, किसी को बतला सके, किसी की सुन सके, है ना। तो इस तरह की चीजें रहती है, ठीक है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है ना। ये किससे ही बनता है बच्चों? फॉर्मल से ही बनता है। और कब बनता है? जब लोग अपनी पावर को साइड में रख करके उसके बियॉन्ड जाकर के क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये प्री प्लान नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है, ठीक है। और ये ग्रुप मतलब बनते कैसे हैं? जिन लोगों के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उनका जो एटीट्यूड है ना, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो हॉबीज है, जब वो क्या करती है, मैच करती है ना। जब लाइक माइंडेड पीपल साथ में आते हैं, मतलब वो मिलते हैं, तो ये ग्रुप क्या होता है, तैयार होता है। यानी कि इनफॉर्मल ग्रुपिंग होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे अपने अपने ग्रुप के होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन भी ऐसा नहीं है कि इसी वे में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। कम्युनिकेशन कैसे कैसे भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। वो है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया, मतलब रूमर्स उड़ गई है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे 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 करके कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। फाइनली फीचर्स देखो इसके, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फॉर्मल में से, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, ये बनता है या बनाना पड़ता है? क्या लिखा, बोलो ना, बनता है। देखो क्या घूम गया, अरे घूम का ही रहे हो, मैं फॉर्मल नहीं पढ़ा रहा, इनफॉर्मल पढ़ा रहा। बनता है कि बनाना पड़ता है? बनाना नहीं पड़ता, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होती है क्या? कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है ना। एक कह रहा भाई ओ मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना। चल ठीक है, तू अभी कहीं और निकल जाएगा, मैं बोलता नहीं। नेक्स्ट, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉलो नहीं, फ्लो, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन के फ्लो की कोई डायरेक्शन नहीं, किधर से भी ट्रेवल कर सकती है। एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव नीड्स कम्युनिकेशन। एक तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है, कैसे बताना। अरे जो काम फॉर्मल में नहीं होता ना, और इनफॉर्मल में बड़े आसानी से हो जाता है। इंसान पूरे 5 के 5 दिन बर्नआउट हो गया, है ना, बिल्कुल भाई, इतना काम से करा लिया ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इतना। अब वो ना मतलब क्या है कि सुपीरियर को सुपीरियर भी नहीं समझ रहा है, वो कोई इज्जत भी नहीं कर रहा, लेकिन सुपीरियर ने आके बोला अरे वीकेंड है ना, चल स्टारबक्स चलेंगे, वहीं पे बैठ के काम करेंगे, वो जो थोड़ी बहुत फाइलिंग वगैरह रह रही है ना, वो वहीं पे करेंगे, ठीक है ना। तो वो कॉफी मैं पिलाऊंगा तेरे को, है ना। वो तो अगला तो सोच रहा है चल ठीक है, वीकेंड पे एक स्टोरी का काम हो गया, ठीक है ना, एक स्टोरी तो डालने मिल जाएगी, भारत माता की जय स्टारबक्स, ठीक है ना। तो ऐसा भारी लगेगा ना कि स्टारबक्स में गया, वो बात अलग है कि कौन लेके गया, सुपीरियर लेके गया, लेकिन लेके गया इनफॉर्मल में। लेकिन इसका सोचा चल एक स्टोरी का काम हो जाएगा, और काम ही तो करना, थोड़ी बहुत फाइलिंग करनी है, कर देंगे, ठीक है ना। तो जो काम फॉर्मल में नहीं आता, किस में जाता है, इनफॉर्मल में जाता है। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है बस, लेकिन आपको इसको बड़े ड्यू केयर के साथ क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है ना। बड़ा यहाँ पे क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों नीड्स। नीड्स बोले तो फुलफिलिंग सोशल नीड। अरे हम काम 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 काम, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, टारगेट टारगेट टारगेट, यही करते थे, है ना। अब जाके अभी जाके ना, अब इंसान इंसान को समझ रहा है, अब जाके मतलब इनफॉर्मल में सुपीरियर पूछ रहा है, हाँ भाई और तुम्हारी घर गृहस्थी सब बढ़िया चल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। हाँ, अरे मतलब कोई इंसान ऐसे पूछ ले
तो छोड़ो, जाने दो यार। वैसे तो तुम्हें तो थोड़ा सा ही बता दो, तुम ज्यादा अपने आप ही समझ जाते हो पूरा। नेक्स्ट है, ये तो हो गया फुलफिलिंग सोशल नीड्स। नेक्स्ट है फास्टर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इतना स्प्रेड होती है ना यहाँ पे, इतना ज्यादा स्प्रेड होती है कि फॉर्मल में कभी जिंदगी में भी लगा दोगे ना तुम, तभी भी नहीं पहुंचा पाओगे अपनी बात, लेकिन इनफॉर्मल में आपको जस्ट चुटकियों में अपनी बात स्काई रॉकेट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इनफॉर्मल के डिसएडवांटेज। रूमर्स चेंज द ग्रुप नॉर्म। एक तो यहाँ पे अफवाहें फैल जाती है ना, जिससे कि आपकी इमेज क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। नेक्स्ट है चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पे चेंज करने में दिक्कत होती है, बिकॉज कई बार इनफॉर्मल ग्रुप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो फॉर्मल वालों को क्या ही नहीं करने देते, काम नहीं करने देते, है ना, रुकावट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और फाइनली बच्चों प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। यहाँ पे जो भी एक ग्रुप के जो बंदे होते हैं उनको अपने ग्रुप के क्या करने पड़ते हैं, नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना, और नहीं फॉलो करते हैं तो लीव इट, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब एक मैनेजर, एक सुपीरियर क्या हो जाता है, ओवरबर्डन हो जाता है, और वो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी शेयर करता है किसके साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ताकि वो अपना बर्डन क्या कर सके, काम कर सके। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को बताओ कि क्या अकाउंटेबिलिटी का ट्रांसफर हो सकता है क्या, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो सकती है कि नहीं। तीन एलिमेंट होते हैं किसके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, ठीक है ना। पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन और पावर टू कमांड समवन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज द ड्यूटी टू परफॉर्म असाइन टास्क, एंड अकाउंटेबिलिटी इज द फाइनल आंसरेबिलिटी, ठीक है ना। अथॉरिटी को और रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को नहीं। मुझे बताओ जो डेलीगेट करता है उसे क्या बोलते हैं, जिसे किया जाता है उसे क्या करते हैं, उसे डेलीगेट ही बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सामने वाले का क्या भी होता है बच्चों, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। जो मैनेजर है, मैनेजर का थोड़ा क्या होता है, बर्डन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो जो ओवर बर्डन हो रखा था, इस तरह की जनरल चीजें यहाँ पे होती है। इसको क्या भी बोलते हैं, सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। फाइनली मुझे बताओ अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, टॉप टू रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है, और अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, है ना। जवाब किसको देना पड़ेगा, हमें सुपीरियर को जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई बच्चों। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये वाली एक बार देख लो, यहाँ पे लाइन ये वाली, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डजंट रिलिंक्विश द सुपीरियर ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटी। ये फ्री नहीं करती सुपीरियर को अपनी अकाउंटेबिलिटी से, मतलब वो बच के नहीं भाग सकता। इसका मतलब है डेलीगेशन डजंट मीन एब्डिकेशन, मतलब वो फ्री नहीं हो सकता, जवाब तो उसने देना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाने की मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने डेलीगेट कर दिया अपनी टीम को, लेकिन मेरी टीम ने टाइम पे बैलेंस शीट नहीं बनाई। मेरे सुपीरियर को जवाब तो मेरे को ही देना पड़ेगा, ना कि मेरी टीम को, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फाइनली टू टॉपिक्स आर देयर। फर्स्ट वन इज इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एमडी ने एम्प्लॉइज की ग्रोथ और हायरार्की में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया। एम फॉर मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा, ये ओवरबर्डन हो रखा था, इसने अपना काम शेयर कर दिया, तो अब प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाएगा। ये मतलब जो एक्टिविटीज है हमारी वो मैनेजेबल हो गई ना, पहले तो हम कर नहीं पा रहे थे, अभी हमने ट्रांसफर कर दी तो मैनेजेबल हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है एमडी फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, बिकॉज वापस से वही पॉइंट में बोलूंगा कि उसे वो काम करने मिल रहा है जो सुपीरियर करता है। एमडी ने एम्प्लॉइज की ग्रोथ, एम्प्लॉइज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सामने वाले का भी मोटिवेशन रहता है, देख कौन सा काम कर रहा हूँ, जो सुपीरियर करता है। एमडी ने एम्प्लॉइज की ग्रोथ 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 हेल्प इन ग्रोथ। ग्रोथ में कैसे हेल्प मिलेगी बच्चों, बिकॉज 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 हम अपने जो लोअर वाले जो एम्प्लॉइज है, अपने निचले स्तर के जो एम्प्लॉइज है, उन्हें भी क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं चैलेंजिंग जॉब्स को संभालने के लिए। और जब चैलेंजिंग जॉब्स को संभालने के लिए हमारी वर्कफोर्स तैयार हो रही है, तो देन बच्चों वो चैलेंजिंग जॉब्स को, आने वाली जो डिफिकल्टीज है उनको इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं, तो उसमें हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है ना। तो एमडी ने एम्प्लॉइज की ग्रोथ और हिरार्की हेल्थ इन क्रिएटिंग मैनेजमेंट हिरार्की। ये बंदा इसको क्या करेगा, बोलो ना, ये बंदा इसको डेलीगेट करेगा, ये इसको, तो इससे हिरार्की बन जाएगी, ठीक है ना। एमडी ने एम्प्लॉइज की ग्रोथ और हिरार्की में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया, बेटर
कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन सारे बच्चों को पता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम क्या बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं, एट द टॉप लेवल, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अकॉर्डिंग टू Fayol, there should be proper balance between centralization and decentralization। ना बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फाइनली उसकी इंपोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, डीएम अगर कोई डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर रिलीफ एंड ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, डीएम अगर क्विक डिसीजन लेगा, डी फॉर डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, सामने वाले इनिशिएट लेंगे, जब उन्हें पावर मिलेगी तो वो शुरुआत करेंगे, हाँ भाई हम भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। एम फॉर डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मैनेजर तैयार फ्यूचर के लिए, अरे सबको पावर मिल रही है भाई, चैलेंजिंग पोजीशंस के लिए हम उन्हें रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्विक डिसीजन, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, क्विक होती है। क्यों, बिकॉज हमारे पास पावर है तो हम अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं, किसी और के ऊपर हमें डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। डीएम अगर कोई डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर 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 कंट्रोल, कंट्रोल में रहेगी चीजें। क्यों रहेगी कंट्रोल में चीजें, बिकॉज सबको पावर है, वापस एक बेस में एक पॉइंट एक ही चल रहा है, पावर क्या है, सबको है ना, तो सब अपने अपने लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं, तो बेटर कंट्रोल। डीएम अगर कोई डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर रिलीफ एंड रिलीफ, इनकी सरदर्दी कम हो जाएगी, किसकी, टॉप वालों की, ठीक है। अब ये तो काम कर देंगे, ये रिपीटेटिव पॉइंट चल रहे हैं सारे। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ, लपेट दिया फैसिलिटेट ग्रोथ, ठीक है ना। हाँ जी, फैसिलिटेट ग्रोथ, इससे क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। ये वाला पॉइंट रिपीट है जो मैंने किसमें कराया अभी आपको, बोलो ना। अरे ऊपर वाले में, ऊपर वाला क्या है, इम्पोर्ट हेल्प्स टू ग्रोथ, मतलब किसका टॉपिक किसका है, वो टॉपिक किसका है, इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑल द बेस्ट बच्चों, एक बहुत भारी भरकम चैप्टर है ना, मतलब लगभग लगभग हमने 50-51 मिनट में क्या किया, हमने इसको कंप्लीट किया है ना। अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, 4-4 दिन तक बच्चे संभाल नहीं पाते इस चैप्टर को, तो 50 मिनट के मतलब है कि बच्चों अब देख लो कि मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है तुम्हें, है ना, मैंने बहुत तेज स्पीड के साथ कराया है, बहुत, ठीक है ना। हाँ भगाया है बेटा, अब जो भी बोलो ठीक है, भगाया है।